बहुत बहुत स्वागत सभी दर्शकों का आज के इस वेबिनार में। जैसे आपको तो पता है कि हाल ही में हम जागतिक आदिवासी दिवस मना चुके हैं और इस जागतिक आदिवासी दिवस के अवसर पर आदिवासी विचार मंच और ब्रिसा ब्रिगेड के माध्यम से हम एक वेबिनार सीरीज चला रहे हैं और इस वेबिनार सीरीज में अलग अलग एक्टिविस्ट को हम यहाँ पे लेके आए हैं और हमारे समाज के जो अलग अलग प्रश्न हैं उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं और उसका जो रिस्पांस मिला है उसको मद्देनजर आदिवासी विचार मंच और बिरसा ब्रिगेड के माध्यम से जो हमारे बच्चे एमपीएससी यूपीएससी के जरिए अपना करियर बनाना चाह रहे हैं उनके लिए भी एक वेबिनार सीरीज चला रहे, उसको भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और आज के प्रोग्राम में हम लोग ऐसे ही एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ आज जो जुड़ चुके हैं, जो हमारे गेस्ट है वो झारखंड से डॉक्टर बेंजामिन बारा। पहले तो मैं इनके बारे में आपको बता दूं, ये कुरुक ट्राइब से है, गुमला झारखंड से। जमशेदपुर से पहले पीएचडी टॉपर, पीएचडी होल्डर और यूनिवर्सिटी टॉपर रहे हैं। उसी के साथ साथ उन्होंने अपना बिजनेस इंग्लिश कंप्लीट किया है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारे आदिवासी समाज के काफ़ी इश्यूज वो लेके जा चुके हैं। उसी के साथ साथ वो एक्सपर्ट मेंबर भी रह चुके हैं यूनेस्को में, पेरिस में। वो एसोसिएटेड है फॉरेस्ट मिनिस्ट्री, नीति आयोग और ट्राइबल अफेयर्स जो मिनिस्ट्री है उसके साथ भी। सोशल साइंटिस्ट है वो, इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट दिल्ली यहाँ पे, और फाउंडिंग मेंबर ऑफ इंडिया इंडिजिनस पीपल। तो ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मैं आशा करता हूँ कि काफ़ी अच्छी चर्चा, काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशन उनको बेंजामिन सर से मिलेगी। पहले तो बेंजामिन सर, जो आज का हमारा विषय है एनआरसी, सीएए, एनपीआर और आदिवासी, पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एनआरसी, सीएए, एनपीआर आखिर है क्या, उसके बारे में जरा आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। हाँ सर। जोहार सभी दर्शकों को, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस कार्यक्रम और इस मंच पर मुझे आमंत्रित करने के लिए। सबसे पहले सारे ऑर्गेनाइजिंग टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतना अच्छा आप लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं और केवल देश के ही नहीं, तमाम दुनिया के आदिवासियों को जोड़ने का भी कार्य कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन या जानकारी साझा करने की भी जिम्मेदारी और बेड़ा आप लोगों ने उठाया है। बहुत सराहनीय कार्य है, आप लोग इसी तरीके से लगे रहें, हम सभी लोग आपके साथ हैं। धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। और जैसा कि आज का प्रश्न ये है कि एनआरसी, सीएए, एनपीआर, ये बड़ा कंफ्यूजिंग टाइप का वर्ड लगता है, ऐसा लगता है कि शब्दों से खेला जा रहा है कि क्या है। तो मैं शुरुआत करता हूं प्रक्रिया से कि शुरुआत कैसे हुई है। कि सबसे पहले जैसा कि कहा जाता है कि सीएए, जो कि नागरिकता अधिकार कानून, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये शुरुआत हुई थी 1955 में। और जैसा कि कानून कहता है, सिटीजनशिप एक्ट शुरुआत में लाया गया था 1955 में। इसके तहत भारत के कौन कौन लोग नागरिक होंगे और कौन कौन लोग नागरिक नहीं होंगे, उसको लेकर के ये कानून बनाया गया था, एक्ट बनाया गया था। इसको सिटीजनशिप एक्ट कहते हैं। अब सीएए होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो कि अभी हाल ही में हमारी सरकार लाई है। अमेंडमेंट का मतलब है फेरबदल, सुधार या उसमें कुछ बदलाव लाना। तो अगर हम इसको जोड़ें तो इसका मतलब ये होता है कि नागरिकता कानूनों में फेरबदल या जुड़ाव, इसको हिंदी में अनुवाद के इसको इसी प्रकार से कहते हैं। ये हो गया सीएए। अब आता है एनपीआर, दूसरा चरण होता है एनपीआर। मैं धीरे धीरे करके आपको समझाऊंगा, पहले फुल फॉर्म बता रहा हूं। एनपीआर का मतलब हो रहा है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, कि राष्ट्रीय स्तर पर जो जनगणना है, जो जनसंख्या है, कितने लोग भारत में रह रहे हैं, कितने लोग नहीं रह रहे हैं, उसकी पूरी एक सूची बनाते हैं वो लोग, एक रजिस्टर तैयार करते हैं। तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को तैयार करते वक्त उसका नाम दिया गया है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, शॉर्ट फॉर्म है एनपीआर। एनआरसी इसी का थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन है। एनआरसी का फुल फॉर्म है
बेसिकली इसको एनआरसी नहीं बोलते हैं, इसको एनआरआईसी बोलते हैं। होता क्या है, इसको नेशनल रजिस्टर फॉर इंडियन सिटीजनशिप, यानी कि ये एक राष्ट्रीय रजिस्टर है भारतीय सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता को देने के लिए। तो अब इन तीनों को अगर जोड़ें तो 1955 से लेकर के अभी 2019 तक बहुत सारे संशोधन सीएए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर किया जा चुका है। और हाल ही के जो सीएए का अमेंडमेंट के एक्ट पर 2019 में बहुत सारे संशोधन किए गए हैं, जिसमें कि जितने भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अन्य जो कंट्री है उनके जो भी हिंदू, बौद्ध, क्रिश्चियन, पारसी, इस तरह के जो धर्म के लोग हैं, मुस्लिम को छोड़ करके ऐसे लोग हमारे भारत में उनको नागरिकता बनाने का एक प्राविधान दिया जा चुका है, इसको अमेंडमेंट किया जा चुका है। तो सीएए 2019 यही कहता है, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश के हमारे जो लोग हैं उन लोग यहां पर नागरिक बन सकते हैं। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर उसी का एडवांस्ड वर्जन है। 2003 के नागरिकता कानून में संशोधन किया गया था, सीएए के कानून में संशोधन किया गया था कि हर साल यानी कि हर 10वें साल जब सेंसस बन रहा होता है, जब जनगणना होती है, जनगणना से पहले एक सरकार ने कहा कि क्यों ना हम लोग एक रजिस्टर बनाएं जिसमें कि पूरे भारत में जितने लोग रहते हैं, क्या पॉपुलेशन है, क्या आबादी है, उसके आधार पर एक रजिस्टर बनाया जाए। और उसको लेकर के उसका नाम दिया जा चुका है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। अब नेशनल रजिस्टर एनआरसी, नेशनल रजिस्टर फॉर इंडियन सिटीजनशिप, कि उन पॉपुलेशन रजिस्टर, उसमें उस कानून में लिखा हुआ है, सीएए 2003 के संशोधन कानून में ये लिखा गया है कि जो एनपीआर है वो एनआरसी के लिए उपयोग किया जाएगा। यानी कि एनआरसी लाने से पहले एनपीआर का होना जरूरी है, क्योंकि एनपीआर के तहत ही एनआरसी किया जाएगा। अब दोनों में फर्क और सिमिलैरिटी क्या है? एनपीआर सारे भारत के लोगों की जनगणना है, सारे भारत के लोगों का एक रजिस्टर है, पॉपुलेशन रजिस्टर है, जनगणना। लेकिन एनआरसी है कि उन जनगणना में, उन लोगों में कितने लोग भारत के नागरिक हैं, वो है एनआरआईसी। तो दोनों में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एनपीआर क्या है, एनआरसी क्या। नाम से आप शब्द समझ सकते हैं। एनपीआर है पॉपुलेशन रजिस्टर, एनआरआईसी है इंडियन सिटीजनशिप रजिस्टर, भारतीय नागरिकता का एक रजिस्टर है। ये तीनों चीज फर्क है, और इन तीनों चीज का डेफिनेशन, जैसा आपने हमसे पूछा, इन तीनों चीज का डेफिनेशन और अंतर ये होते हैं। कुछ और अगर आपके सवाल हैं तो कुछ इसमें कंटिन्यू किया जाए। ये तो जैसे आपने ये जो एनआरसी, सीएए और एनपीआर, इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपने दी, काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि एक्चुअल में ये क्या है, ये समझना। अब आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब इनको लाया जाएगा तो इसको किस तरह से यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा, उसका क्रोनोलॉजी क्या रहेगा? बहुत ही साधारण है, धन्यवाद इस सवाल के लिए। तो जब आपने ये सवाल पूछा कि जब इसको लाया जाएगा तो इसका इफेक्ट क्या होने वाला है, इसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है, या ये किस किस तरीके से लाया जाएगा, किसके बाद कब आएगा, किसके बाद कब आएगा, क्रोनोलॉजी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले सीएए आता है, उसके बाद एनपीआर आता है, उसके बाद एनआरआईसी आता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लोग एनआरसी बोल रहे हैं। क्रोनोलॉजी इस प्रकार से है कि, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि 2019 के संशोधन में जो हमारे सरकार जो अभी लेकर के संशोधन, वो इस प्रकार था कि जो भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के मुस्लिम को छोड़कर जितने भी और धर्म के लोग हैं,
जो यहाँ पर जो बाहर से आकर के भारत में रह रहे हैं किसी कारणवश, और बहुत सारे लोग जो अन्य धर्म के लोग मुस्लिम राज्यों में सो कॉल्ड प्रताड़ित किए जाते हैं, अन्य धर्म के लोग, वो लोग भारत में आकर के शरण ले रहे हैं। ऐसे लोगों को भारत शरणागत की तरीके से और शरण देकर के उनको नागरिकता अधिकार दे रहा है, और उसी के तहत में एनआरसी भी लागू किया जा रहा है। अब इसका प्रभाव क्या होगा तो मैं आपको थोड़ा सा बतलाना चाहूंगा। प्रभाव ये होगा कि क्योंकि जब ये कानून लाया गया तो सोचा ये गया कि सारे धर्मों को तो इंक्लूड किया जा रहा है नागरिकता देने के लिए, तो ऐसी कौन सी खास बात है मुस्लिम धर्मों में या मुसलमानों में जिनको नागरिकता नहीं दी जा रही है। इस कारण से यहां पर जो संविधान का जो फंडामेंटल राइट्स और जो होता है वो इस कानून को थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट में है। ये कानून क्यों है कॉन्फ्लिक्ट में? क्योंकि संविधान ये बोलता है कि ये राष्ट्र धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, जिसमें किसी भी धर्म को ज्यादा इंपॉर्टेंस या किसी भी धर्म को नीचे नहीं गिराया जाएगा, सबको समान रूप से लेकर के जाएगा। लेकिन जब ये कानून लाया गया तो देखा यह गया कि सारे धर्मों को तो इंक्लूड कर रहे हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के लोगों को, लेकिन मुस्लिम लोगों को एनआरसी में सिटीजनशिप देने का, नागरिकता देने का कोई प्राविधान नहीं दिख रहा है। तो इसीलिए बहुत सारे एक्टिविस्ट लोग हैं जो ये लोग कह रहे हैं कि कहीं ये कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है, गैर संवैधानिक तो नहीं है, क्योंकि संविधान समानता देता है और ये कानून असमानता की बात कर रहा है। ये पहली बात हुई। दूसरा प्रभाव जो ये कानून लाने वाला है वो ये है, और बहुत सारे जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं और मुस्लिम तबके के लोग हैं, आदिवासी तबके के लोग हैं, और जो ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरीज के लोग हैं, उन पर आने वाला है। क्यों आने वाला है? क्योंकि ये नागरिकता कानून एक ऐसा कानून है जिसमें आपको नागरिकता सिद्ध करनी होती है। अब सिद्ध करने के लिए इस नागरिकता को आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया आप इस देश के नागरिक हैं तो आप कैसे सिद्ध करोगे, तो आप कहोगे कि भैया मेरे पास वोटर आईडी कार्ड है। तो मैं कहूंगा नहीं भैया वोटर आईडी कार्ड तो नहीं चलेगा। तो आप कहोगे अरे भैया मेरे पास तो आधार कार्ड है। तो मैं कहूंगा नहीं भाई साहब आधार कार्ड में नहीं चलेगा। तो आप मुझसे कहोगे अरे भैया आधार कार्ड तो सबसे बड़ा कार्ड होता है, उसमें क्यों नहीं हम नागरिक बन सकते? तो मैं यही कहूंगा कि मैडम सर आप आधार कार्ड का जो पेपर है ना उसको पीछे पलट करके कार्ड में देखिए, उसमें साफ साफ लिखा है कि ये नागरिकता देने का कार्ड नहीं है, ये सिर्फ आइडेंटिटी देने का कार्ड है, ये सिर्फ आपको एक पहचान देने का कार्ड है, नागरिकता देने वाला कार्ड नहीं बनता है। तो अब आप कहोगे कि चलिए आधार नहीं होगा तो फिर तीसरा और क्या रहा, ड्राइविंग लाइसेंस। मैं कहूंगा नहीं ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं। तो आप परेशान होकर के हम ही से पूछोगे भैया क्या लाएं, पासपोर्ट लेकर के आए या कुछ और लेकर के आए? तो मैं कहूंगा कि भैया मैं तो संविधान के हिसाब से जाऊंगा। तो आप मुझसे पूछेंगे संविधान में क्या लिखा है, और उसमें क्या लिखा है, नागरिकता कानून में क्या लिखा है? नागरिकता कानून में साफ साफ ये लिखा हुआ है कि जो लोग 1950 या उसके बाद जन्म लिए हैं, 1987 तक जो लोग जन्म लिए हैं, जुलाई 1 1987 तक जो लोग जन्म लिए हैं, उन्हीं लोगों को नागरिकता का अधिकार मिलेगा। लेकिन उसमें भी उन लोगों को ये प्रूफ करना पड़ेगा कि वो लोग 1987 से पहले यहां पर रह रहे हैं या उनकी पीढ़ियां यहां पर रह रही हैं। तो आप कहोगे कि सर मैं तो बिहार से हूं और मैं रह रहा हूं यूपी में, अब मैं 1990 से ही यूपी में रह रहा हूं, तो मैं 1987 का कैसे मैं दिखाऊं कि मैं कहां पर हूं? तो ये जो क्लैशेस है, ये जो प्रॉब्लम आएगी इस नागरिकता कानून के चलते, ये बहुत सारे जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो लोग माइग्रेट करते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य, या बहुत सारे जो अन्य तबके के लोग जो गरीब हैं, जो लोग खाने की खोज में या नौकरी की खोज तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और उनके पास कोई प्रमाण पत्र नहीं होता है ये सिद्ध करने के लिए कि वो
कौन से राज्य के नागरिक है और वो कहाँ के हैं। तो ऐसे 60% भारत के लोग हैं जिनके पास नागरिकता सिद्ध करने का कोई भी प्रमाण पत्र नहीं है। उसी प्रकार से ये तो ओबीसी एससी कैटेगरी। हम आदिवासियों की बात करें, आदिवासियों को जल जंगल जमीन से बेदखल किया जा रहा है जहां पर वे रहते हैं। उनको डेवलपमेंट के नाम पे, विकास के नाम पर, कभी डैम प्रोजेक्ट्स के नाम पर, तो कभी बड़े बड़े मेगा इंडस्ट्री खोलने के नाम पर उनको उन जगहों से विस्थापित किया जाता है। तो अब आदिवासी अपने आप को प्रमाण पत्र कहां से लाएगा भाई? 50 साल पहले, 25 साल पहले उनको उस जंगल से या उस जगह से विस्थापित कर दिया गया। अब वो बेचारा नई जगह पर है, उस नई जगह पर झोपड़पट्टी बना करके रह रहा, वो कैसे सिद्ध करेगा कि वो कहाँ का नागरिक है? तो आप समझने की कोशिश करिए कि इस कानून का बहुत ज्यादा लोग विरोध भी कर रहे हैं, कुछ लोग पक्ष में भी हैं। इसलिए है विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा तबके के लोग, 60% से ज्यादा आबादी जो भारत की है, वो ये सिद्ध नहीं कर पाएगी कि वो कौन से कहाँ के नागरिक हैं कि नहीं। और तो तीसरा चीज जो एक आने वाला है नागरिकता कानून को लेकर के, वो ये है कि मान लीजिए कि आप, सरकार कहती है कि आप चिंता मत करिए कि आप नागरिकता सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, हम आपको 120 दिन का मोहलत देते हैं, आप सारे डेटा वेटा और सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके लाइए और सामने पटल पर रख दीजिए और आपको हम नागरिकता दे देंगे। लेकिन आपको ये सोचने की जरूरत है कि जब पहली चरण में, यानी कि एनपीआर और एनआरसी के चरण में, जब आपको डाउटफुल सिटीजन प्रमाणित कर दिया जाएगा, आपके नाम के आगे डी लिख दिया जाएगा, तो उसी समय से आप एज अ फॉरेनर ट्रीट किए जा रहेंगे, आप एज एन इलीगल सिटीजन ट्रीट किए जा रहे होंगे, आप एज अ रेफ्यूजी ट्रीट किए जा रहे होंगे भारत में। तो अपने आप को सिद्ध करने के लिए आप खूब सारा डॉक्यूमेंट लाएंगे, लेकिन आपने बोला, मैंने आपको बोला ना आधार कार्ड इस्तेमाल होगा, ना पासपोर्ट होगा, ना वोटर आईडी कार्ड, तो कैसे प्रूफ करोगे? आप कहोगे मेरे पास गैस कनेक्शन है, आप कहोगे मेरे पास एड्रेस प्रूफ है, वो सब कुछ भी लागू नहीं आएगा। हाँ, आपके पास अगर 1950 या 1955 के पहले का कोई खतियान या कागज है जिसमें सिद्ध कर सकते हो, या आप कोई ऐसा कागज सिद्ध कर सकते हो कि मेरे माता पिता यहां पर जन्म लिए थे और मेरे पास इसका प्रमाण है, तो ऐसे प्रमाण लोग ला नहीं पाएंगे और इस कारण से समस्या बढ़ जाएगी। और इसी कारण से बहुत सारी चीजों में लोग अपनी नागरिकता को सिद्ध नहीं कर पाएंगे। तो सरकार बोलेगी तो अगर नागरिकता नहीं सिद्ध कर पाएंगे तो आप फॉरेन ट्रिब्यूनल जाइए, एफटी जिसको बोलते हैं। फॉरेन ट्रिब्यूनल में अपना नाम दर्ज करना का मतलब ही यही है कि आप स्वयं अपने आप को घोषित कर रहे हो कि मैं फॉरेनर हूं। फॉरेनर ट्रिब्यूनल में अगर आप जा रहे हैं तो आप अपने आप को घोषित कर रहे हैं फॉरेनर। तो आप फिर भारत के नागरिक के तरीके से भारत में नहीं रहोगे, आप इस प्रकार से रहने की कोशिश करना चाह रहे हो फॉरेन ट्रिब्यूनल में जाकर के कि मैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश से आया हुआ कोई हिंदू हूं, जैन हूं, ईसाई हूं और भारत में शरण लेना चाह रहा हूं। तब वो जो अधिकारी होगा, अगर उनको लगता है कि आपको देना चाहिए तो वो आपको देगा, या नहीं देना चाहिए तो वो नहीं दे सकता है। तो इस आधार पर समस्या आ सकती है कि एक खुद निवासी जो भारत का है, आज वो गैर निवासी की तरीके से भारत में ट्रीट किया जाएगा, और भारत में ट्रीट किए के जाने के बाद वो घूमा करके अपनी नागरिकता लेने की कोशिश करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है हम सभी लोगों के लिए कि क्या ऐसा होना चाहिए। अगर फॉरेन ट्रिब्यूनल ने मान लीजिए आपको नागरिकता नहीं दिया, आपके जो केस को बेदखल कर दिया या रिजेक्ट कर दिया केस को, तो सरकार बोलती है कोई बात नहीं, आप हाई कोर्ट जाओ। अगर हाई कोर्ट में ना रहे कोई बात नहीं तो सुप्रीम कोर्ट जाओ। तो आप हमको ये बताइए कि एक इंसान अपनी नागरिकता को सिद्ध करने के लिए एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट, दूसरे कोर्ट से तीसरे कोर्ट, उसकी तो पूरी जिंदगी इसी में निकल जाएगी नागरिकता हासिल करने में। वो जिएगा क्या, खाएगा क्या? चौथी जो समस्या आने वाली है कि इस प्रक्रिया में जब तक के लिए वो इंसान ये सिद्ध नहीं कर पा रहा है कि वो नागरिक है, तब तक के लिए उसका बैंक अकाउंट सीज कर दिया जाएगा, उसका जो भी एम्प्लॉयमेंट है एज एन इंडियन सिटीजन वो रोक दिया जाएगा, उसका जो भी एजुकेशन है वो रोक दिया जाएगा।
उसने जो भी रिजर्वेशन का फायदा लिया है नौकरियों में, उसको खारिज करके उसको नौकरी से हटा दिया जाएगा और बहुत सारी समस्या हो जाएंगे। पहली बात यह कि जो संवैधानिक अधिकार दिया जाता है एक भारत के नागरिक को, उसको ही रद्द कर दिया जाएगा, क्योंकि आप तो भारत के अभी नागरिक ही नहीं हो, तो आप कैसे ट्रीट होगे? आप एज ए रेफ्यूजी की तरह ट्रीट होगे। तो इस कारण से ये चौथी बहुत बड़ी समस्या है कि अगर एक इंसान भारत का निवासी होते हुए स्वयं को भारत का निवासी नहीं सिद्ध कर पा रहा है, तो वो किस प्रकार से यहां पर रहेगा? उसके सारे अधिकार, चाहे वो कानूनी अधिकार हो, चाहे वो संवैधानिक अधिकार हो, चाहे वो मानव अधिकार हो, बहुत सारे अधिकार उससे छीन लिए जाएंगे, उससे हट जाएंगे। तो वो लोग कैसे रहेंगे? जैसे और लोग बाहर से आकर के, जैसे स्लम्स में लोग नहीं रहते, झोपड़पट्टी में लोग नहीं रहते हैं, मैदानों में, वैसे वो रहेगा बेचारा और एक लेबर क्लास के तरीके से उसको ट्रीट किया जाएगा। ये है चौथी प्रॉब्लम। अभी तो मैं फिलहाल इसी में विराम देना चाहूंगा। अगर आपका और सवाल है तो मैं उसमें आगे जाऊंगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। काफ़ी अच्छे तरीके से आपने बताया कि इसका क्रोनोलॉजी कैसा रहेगा, किस तरह से इसको अप्लाई किया जाएगा। तो एक चीज़ इस दौरान जब आप बात कर रहे थे तो एक चीज़ के ऊपर आपने भी फोकस किया और वैसा हमारा आज का विषय भी है एनआरसी, एनपीआर, सीएए और आदिवासी। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, वैसे आपने तो बोला कि आदिवासियों के ऊपर उसका असर पड़ेगा, लेकिन अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि किस तरह से आदिवासियों के ऊपर ये इसका प्रभाव पड़ेगा और क्या प्रभाव पड़ेगा? अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रश्न के लिए। अब आपका सवाल यह है कि एनआरसी, सीएए और एनपीआर का प्रभाव आदिवासियों पर कैसा पड़ेगा। देखिए, मैं ये बतलाना चाहता हूं कि 1950-1960 के दशक में या जब अंग्रेज लोग थे तो बहुत सारे छोटा नागपुर बेल्ट से, जो कि वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के लोग, बहुत सारे लोग यहां से माइग्रेट होकर के चाय बागान की तरफ गए थे या अलग अलग जगह पर गए थे। ऐसे बहुत सारे लोग अपने घर जमीन को छोड़ करके कमाई करने के लिए वो लोग अलग अलग जगह पर जाकर के माइग्रेट करके रह रहे हैं। बहुत सारे लोग दिल्ली में भी आकर के रह रहे हैं या मेट्रोपॉलिटन सिटी में आकर के रह रहे हैं। अब इसका प्रभाव ये सामूहिक तौर से पड़ेगा सबके ऊपर। कैसे पड़ेगा मैं आपको एक एक करके समझाता हूं। मान लीजिए, आप तो जानते हैं कि आदिवासी के पास अपने जल जंगल जमीन का जो खतियान होता है वही होता है, वो भी सरकार, कभी कभी कोई सरकार मान्यता दे रही है, कोई कोई सरकार मान्यता नहीं दे रही है। हम उस केस को लेते हैं जिस केस में आदिवासी विस्थापित किए गए और विस्थापित करने के बाद उनके पास अब कोई खतियान भी नहीं है, उनके पास कोई कागज भी नहीं है। ऐसे में वो आदिवासी लोग अपने अधिकार या अपने नागरिकता को सिद्ध नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे लोग कहां पर रखे जाएंगे? आपने सुना होगा कि सरकार जगह जगह पर डिटेंशन कैंप्स बना रही है। ऐसे गैर नागरिक को, जो लोग अपनी जो नागरिकता सिद्ध नहीं कर पा रहे, उनको एक डिटेंशन कैंप, जो कि एक जेल के समान है, उनको वहां पर ठूस करके रखा जाएगा और वे लोग वहां पर अलग थलग रह करके समाज से वो लोग वहीं पर ही गैर नागरिक की तरीके से रखे हुए जाएंगे। और ये प्रभाव मैं बतला रहा हूं, ये 50% से ज्यादा आदिवासी जनसंख्या के ऊपर आने वाली है। और अगर ये चीज हुआ तो इसका प्रभाव समझिए कि अगर आदिवासी लोगों को गैर नागरिक सिद्ध कर दिया गया, जो कि बहुत आसान है सिद्ध करना, क्योंकि उनके पास कागज या कुछ है नहीं, क्योंकि वो लोग पढ़े लिखे नहीं, वो लोग अपना बस जहां पर खूंटा गाड़ देते उसी पे रहते हैं। तो ऐसे लोगों को हटा करके डिटेंशन कैंप में रख दिया जाएगा, तो उस जगह पर जल जंगल जमीन पर बचा कौन? कोई भी नहीं। तो वो जमीन हुई किसकी फिर? तो वो जमीन आधिकारिक रूप से वहां पर सरकार बोलेगी यहां पर कोई नहीं है, तो वो जमीन पर वो धीरे धीरे कब्जा होना सरकार का शुरू हो जाएगा। और अगर वो जमीन, जल जंगल जमीन सरकार के हाथ में गई, तो आपको पता है सरकार उस जमीन का क्या करेगी? सरकार आदिवासियों को तो नहीं देगी। सरकार कहेगी कि हम इस जमीन या जंगल को विकास के नाम पर कॉर्पोरेट्स को
देंगे और वहां पर विकास करेंगे, वहां पर इंडस्ट्री खुलेगी, वहां पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स खुलेंगे, डैम्स खुलेंगे, रिजर्वॉयर्स खुलेंगे। तो इस प्रकार से ये इनडायरेक्ट विस्थापन है, इनडायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट है, जिसमें कि बहुत सारे आदिवासी अपने जल, जमीन और जंगल से हटा दिए जाएंगे नागरिकता का नाम लेकर के, और गैर नागरिक के नाम लेकर के हटा दिए जाएंगे। इसका प्रभाव बहुत सारे नागरिक को गांव स्तर पर पड़ने वाला है। लेकिन बहुत सारे लोग जो शहर में आदिवासी लोग रह रहे हैं, वो लोग सोचते हैं कि हमें क्या है, हम तो यहाँ पर बैठे हुए हैं, इसलिए हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हम अब तो गांव से हमको कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे शहरी आदिवासी लोग कुछ इस प्रकार से सोचते हैं। पर मैं उनको ये बतलाना चाहता हूं कि जब ये एनपीआर एनआरसी आएगा तो एक फॉर्म भरा जाएगा। एनपीआर में 21 क्वेश्चंस हैं। 21 क्वेश्चंस में 6 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा ऐड हैं, जिसमें आपका आधार कार्ड नंबर मांगा जा रहा है, आप अभी कहां पर रहते हैं, इससे पहले कहां पर रहते हैं वो मांगा जा रहा है, आपको मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, साथ ही साथ आपके माता पिता कहां पर रह रहे हैं वो पूछा जा रहा है। ये सब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और मान लीजिए फिर आपके माता पिता के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे आप कहां पर रह रहे हैं, तो अगर आपका डेटा जो आपने दिया और आपके माता पिता या आपके बड़े बुजुर्गों का डेटा मिसमैच किया किसी भी तरीके से, तो क्या होगा? पता चला कि माता पिता को नागरिकता मिल गई, बच्चों को नागरिकता नहीं मिली। और कभी कभी ऐसा भी देखा जा रहा है कि जो टाइपिंग होती है, टाइपिंग एरर होता है, कि बहुत सारे लोग, हम लोग का आदिवासी नाम अंग्रेजी में लिखने में और हिंदी में लिखने में थोड़ा टाइपिंग एरर हो जाता है। तो कभी कभी माता पिता ने अपने बच्चों का नाम कुछ और बता रहे हैं, उसको टाइप एक अधिकारी कुछ और तरीके से कर रहा है और बच्चा उस नाम को किसी और तरीके से प्रोनाउंस कर रहा है। तो टाइपिंग एरर की वजह से पता चला कि माता पिता तो नागरिक हो गए और मिसमैच नहीं हो रहा है नाम, तो बच्चा गैर नागरिक हो गया। किसी केस में तो ये देखा जा रहा है कि बच्चा नागरिक हो गया है, माता पिता या उसके जो भी घर वाले वो नागरिक नहीं हुए, गैर नागरिक हो गए हैं। इसके भी उदाहरण हम देंगे। तो ये समस्या आ सकती है। और जो शहरी आदिवासी लोग हैं जो शहर में रह रहे हैं, अगर वो लोग अपनी इस मिसमैचिंग में प्रॉब्लम में फंसे या वो गैर नागरिकता सिद्ध कर दिए गए, तब क्या होगा? उसी समय जो भी सरकारी नौकरी में या प्राइवेट नौकरी में वो काम कर रहे हैं, उनकी नौकरी को उसी समय रोक दिया जाएगा, उनके अधिकार को उस समय रोक दिया जाएगा, उनके रिजर्वेशन चीजों को सब कुछ रोक दिया जाएगा। तो जिस भी स्टेटस में आज है, जो भी मकान में आज वो रह रहे हैं, उस मकान को कुर्की कर दिया जाएगा पुलिस के द्वारा। तो जिस जगह पर भी वो रह रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, उन सारी चीजों से उनको वंचित कर दिया जाएगा। सारी चीजों को सरकार ले लेगी, ये कह करके कि भैया आप तो नागरिक ही नहीं हो यहाँ के, तो आपको ये रखने का कोई सवाल ही नहीं होता, और आपको और आपके परिवार को अलग डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा भी है, जिसमें कि केवल गांव के आदिवासी प्रभावित नहीं होंगे, समस्त आदिवासी समुदाय, चाहे वो शहरी हो चाहे वो ग्रामीण हो, सब लोग प्रभावित किए जाएंगे और इसका प्रभाव बहुत बड़ा होने वाला है। जी बहुत धन्यवाद सर जी। और काफ़ी चीज़ों के ऊपर इसमें गौर करने की चीज़ है कि वैसे ही हमारे आदिवासियों का एक प्रॉब्लम है ही कि वो जो अपने कागजात है या फिर अपनी जो ये जो चीज़ें सही तरीके से नहीं दिखा पा रहा है अभी भी। लेकिन जब इस तरह का कोई चीज़ होगा तो कितना तकलीफ हो सकता है आदिवासियों को। और दूसरी चीज़ ऐसे कि अगर आप नहीं प्रूफ कर पा रहे हो तो डिटेंशन सेंटर में उनको भेजा जाएगा। इसके ऊपर बाद में हम लोग आएंगे। लेकिन अभी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे जो हमारे आदिवासी क्षेत्र में 5th और 6th शेड्यूल लागू है, तो इसके साथ हमारा गवर्नमेंट किस तरह से कोऑर्डिनेट करेगा? 5th और 6th शेड्यूल के एरिया में जब एनआरसी, सीएए, एनपीआर को जब लागू कर दिया जाएगा तो कोऑर्डिनेशन सरकार कैसे करेगा? अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद इस सवाल के लिए कि 5वीं और 6ठी अनुसूचित क्षेत्रों में किस प्रकार से इसको लागू करेगा सरकार। तो जब आप सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ तौर पे लिखा हुआ है कि ये कानून
सिक्स्थ शेड्यूल में लागू नहीं होगा। मिजोरम, मेघालय, इस तरह के क्षेत्रों में लागू नहीं होगा, लेकिन फिफ्थ शेड्यूल एरिया पर यह काफी हद तक आघात पहुंचा सकता है आदिवासियों को, और ये फिफ्थ शेड्यूल एरिया पर लागू होने की पूरी पूरी संभावना है। अब आपका जो सवाल था कि फिफ्थ शेड्यूल एरिया में किस प्रकार से लागू होगा, क्या होगा, जो सामान्य कानून पूरे देश में लागू होना है वही चीज फिफ्थ शेड्यूल में भी लाया जाएगा। लोगों से फिफ्थ शेड्यूल्ड एरिया में एनपीआर का फॉर्म भरा जाएगा। उनसे पूछा जाएगा आपका नाम क्या है, आप पता क्या है, आपका आधार कार्ड क्या है, आपका ये, तो फिफ्थ शेड्यूल में भी ये सारा प्रोसेस शुरू हो जाएगा। सिक्स्थ शेड्यूल में नहीं होगा, फिफ्थ शेड्यूल में हो रहा है। तो फिफ्थ शेड्यूल में जहां पर छोटा नागपुर एरिया और जितने भी हमारे राज्य हैं 5वीं अनुसूची में, उसमें भी एनपीआर फॉर्म को भर करके उसी के तहत एनआरआईसी डिसाइड किया जाएगा, तय किया जाएगा। क्योंकि ये जो एनआरआईसी है, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूं, संशोधन कानून, नागरिकता संशोधन कानून 2003 में पहले ही पारित कर दिया जा चुका है कि एनआरआईसी एनपीआर से लिया जाएगा। तो ये इस तरीके से ये इफेक्ट होने वाला है फिफ्थ शेड्यूल। मैं आपको ये भी बतलाना चाहता हूं कि चलिए हम बात करते हैं 5वीं अनुसूची की, क्योंकि मैंने बात किया कि ये 5वीं अनुसूची को काफी हद तक प्रभावित करेगा। 5वीं अनुसूची को अगर हम संविधान में पढ़ेंगे तो मुख्यतः 3 लेवल पर हम 5वीं अनुसूची के एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं। पहला है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दूसरा है गवर्नर ऑफ द स्टेट, और तीसरा है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। ये तीनों लोग अनुसूचित क्षेत्र, जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, इसको गवर्न करते हैं, इसको एडमिनिस्टर करते हैं। और गवर्नर के हाथ में काफी शक्तियां रहती हैं कि किसी भी केंद्रीय कानून को या राज्य कानून को संशोधित करके अपने राज्य में पारित करे या पूरी तरीके से उसको रिजेक्ट कर दे या खारिज कर दे। गवर्नर के हाथ में बहुत बड़ा पावर होता है। साथ ही साथ ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल जो स्टेट लेवल पर होती है, वो एक सलाहकार के तरीके से राज्य सरकार को और गवर्नर को सलाह देती है कि आदिवासियों के विकास के लिए किस प्रकार से काम होना चाहिए। अब एनआरसी, सीएए, एनपीआर जब ये लागू होगा तो स्टेट लेवल पर अगर गवर्नर चाहे तो इन चीजों को रोका भी जा सकता है, क्योंकि जैसे मैंने बोला संविधान में 5वीं अनुसूची में लिखा हुआ है कि गवर्नर अगर चाहे तो सेंट्रल यानी केंद्र कानून को संशोधित करके या फिर पूरी तरीके से खारिज करके उसको अपने राज्य में लागू कर सकता है। ये गवर्नर कर सकता है, उसके पास पावर है ये चीज। वही चीज ये चीफ मिनिस्टर के पास पावर नहीं है 5वीं अनुसूची को लेकर के, लेकिन क्योंकि इस प्रकार का कोई गाइडलाइंस अभी तक दिया नहीं गया, इसलिए इनफॉर्मली चीफ मिनिस्टर बहुत सारे डिसीजंस ले लेता है और बहुत सारे नियम कानून बना देता है। लेकिन संवैधानिक तौर से गवर्नर को ये सारा चीज करना चाहिए। तो इसमें जो गवर्नर का रोल होगा वो मुख्य होगा उस कानून को पास करने के लिए अपने फिफ्थ शेड्यूल एरिया में। अगर चाहे तो कर दे, नहीं चाहे तो आधा करे या आधा पारित ना होने दे। तो मुझे ऐसा लगता है कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में एनआरसी और एनपीआर काफी घातक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि वैसे ही आदिवासी अपने पास बहुत सारे क्षेत्रों को गंवा चुके हैं, और अगर ये पारित हुआ और आदिवासी अपने आप को नागरिक नहीं सिद्ध कर पाए 5वीं अनुसूची में, तो समस्या बहुत बड़ी खड़ी हो सकती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। जैसे आपने कहा कि ये 6 शेड्यूल में लागू नहीं होगा, 5th शेड्यूल में पूरी संभावना है कि उसको लागू कर दिया जाएगा। तो एक डर का माहौल भी है लोगों में कि शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकते हैं। वैसे तो हम लोग ट्राई करेंगे ही कि हमारी नागरिकता सिद्ध करने के लिए, लेकिन एक कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकते हैं। शायद उनके पास कोई वैलिड प्रूफ नहीं रहेगा, तो शायद उनको डिटेंशन सेंटर में भेजा जाए। और 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के थ्रू काफी अधिकार आदिवासी को दिए गए। तो ये अगर 5वीं अनुसूची में भी लागू होता है तो क्या ये आदिवासी के अधिकारों को कोई प्रॉब्लम इससे क्रिएट हो सकता है?
धन्यवाद इस प्रश्न के लिए कि अगर ये एनआरसी सीएए लागू अगर हो गया 5वीं अनुसूची में, तो आदिवासी अधिकारों का क्या होगा? उनका हनन होगा या उनका समर्थन होगा? क्या चीज होगा? मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा कि आदिवासियों को जो अधिकार मिला है 5वीं अनुसूची के तहत में और पी पेसा कानून के तहत में, जिसमें कि पंचायत प्रोविजन ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया, जिसमें कि ग्राम सभा के गठन के बारे में बात करी गई है और ग्राम सभा को सारी शक्तियां दिया गया है, जिसमें कि वो अपने क्षेत्र को कैसे नियंत्रित करें उसके बारे में बात की गई है। मैं आपको ये बतलाना चाहूंगा, दुख की बात है कि 5वीं अनुसूची भले ही हमारे संविधान में दे दिया गया है, लेकिन 5वीं अनुसूची को लेकर के कोई भी नियम कानून नहीं बनाया गया। उदाहरण के तौर पर सीएए बनाया गया, नागरिकता संशोधन कानून बनाया गया 2003 के तहत की अगर मैं बात करूं, 2003 के तहत में नागरिकता संशोधन कानून लाया गया और उसी के तहत में नागरिकता संशोधन नियम लाए गए। समझने की कोशिश करिए, कानून लाना अलग है और उस कानून से जुड़े हुए नियम लाना अलग है। तो आज 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में जो समस्या है वो है नियम लाने के बारे में। आईपीसी की धारा है, सीआरपीसी की धारा है, जब भी कोई इंसान गलत काम करता है तो उसको आईपीसी की धारा के तहत में सजा सुनाई जाती है और उसको या तो उनसे मुआवजा लिया जाता है, पैसे लिया जाता है, या तो उनको जेल में बंद कर दिया जाता है, या तो दंड दिया जाता है। क्या ऐसा कोई कानून है जिसमें कि अगर कोई भी गैर आदिवासी 5वीं अनुसूची को अगर वायलेट करे या उसका अनुपालन ना करे 5वीं अनुसूची का, या पी पेसा नियमों का पालन ना करे या कानून का पालन ना करे, तो क्या कोई ऐसा प्राविधान दिख रहा है जिसमें उनको दंडाज्ञा सुनाई जाए, या कोई ऐसा कानून बना है या नियम बने हैं कि अगर इन्होंने पी पेसा का ग्राम सभा पे इस बात को नहीं माना तो इसके तहत में इनको इतने साल की जेल होगी, इनको इतना 1000 रुपए या इतने लाख रुपए का जुर्माना दिया जाएगा? क्या ऐसा कुछ कानून बना है? आज जब आप हमसे अधिकार की बात कर रहे हैं तो विडंबना की बात है कि हमें जो आदिवासियों को हाथी का दांत दिखाने का कुछ और खाने का कुछ और करके हमारे सामने रखा गया। दिखाने के लिए तो हमारे पास 5वीं और 6ठी अनुसूची है, पर उसके तहत में पी पेसा ग्राम सभा ये सब चीज है, सीएनटी एसपीटी एक्ट सब कुछ है, पर उसके आधार पर क्या पी पेसा कानून के नियम बने हैं? क्या 5वीं अनुसूची क्षेत्र के नियम बने हैं? नहीं बने हैं। छोड़िए नियम की बात सर, मैं आपसे ये बात करता हूं कि पी पेसा जो कानून बना है उसमें ग्राम सभा की बात करी गई। अब जब कानून ग्राम सभा की बात कर रहा है, आप मुझे कोई ऐसा कोई गांव का क्षेत्र बता दीजिए जिसमें सरकार ने खुद ही ग्राम सभा का गठन किया हो। आज ग्राम पंचायत चल रही है हमारे 5वीं अनुसूची क्षेत्र में, और आज जो आप अधिकार की बात कर रहे हैं, आज तो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है कि ग्राम पंचायत सही है कि ग्राम सभा सही है। आज हमारे ही क्षेत्र में पंचायती राज सिस्टम जो कि नहीं होना चाहिए वो आ जा रहा है। तो एक सामान्य कानून को जब 5वीं अनुसूची में लाया जा रहा है और ग्राम सभा की चीजों को अधिकारी लोग उसको मान्यता नहीं दे रहे हैं या इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं कर रहे हैं, तो अधिकार कहां से मिलेगा सर आपको? आप ये मुझे बताओ। हमने तो उस स्ट्रक्चर को दिखाने के लिए तो सरकार ने दिखा दिया, पर उसको धरातल पर उसके नियम कानून तो बनाए नहीं है। तो अब जब आप एनआरसी सीएए एनपीआर की बात कर रहे हैं, आप मुझे बताओ कौन बचाएगा, कौन आएगा हम अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए? क्या ग्राम सभा आएगी? पर ग्राम सभा तो गठन ही नहीं हुआ है। हम आदिवासी लोग तो अपने गांव-गांव में छोटे छोटे गुटों में ग्राम सभा के नाम से एक इनफॉर्मल स्ट्रक्चर क्रिएट कर गए, पर क्या वो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है?
क्या सरकार के रजिस्ट्री रिकॉर्ड में है कि ये फलाना गांव का ये ग्राम सभा, इसको हम सरकार सपोर्ट करते हैं और इसको मान्यता देते हैं, और इसके द्वारा पारित जो भी नियम और कानून वो लोग बोलेंगे सरकार उसको मानेगी। क्या इस प्रकार का कानून है? क्या इस प्रकार के अधिकार दिए गए हैं आदिवासी को और ग्राम सभा को? अब जब यही अधिकार नहीं दिया गया है तो हम अधिकार की कैसे बात करें? इसीलिए आज का समय यह है कि हमको जड़ में जाना है, फंडामेंटल्स में जाना है। गड़बड़ी कहां पर हुई है? गड़बड़ी हुई है जो स्ट्रक्चर बनना चाहिए, रूपरेखा तो ऊपर से बना दिया है, पर स्केलेटन तो बना दिया गया, पर उसमें हड्डी मांस चढ़ाना, पैर हाथ ये सारा चीज चढ़ाना बाकी हो गया। उस हड्डी मांस को चढ़ाने का मतलब होता है नियम कानून बनाना। नियम कानून नहीं बना, इस कारण से प्रॉब्लम में फंस रहे। इसी कारण से आज अगर हम सीएए एनआरसी का विरोध भी करना भी चाहें, कौन विरोध करेगा? ग्राम सभा विरोध करेगा, आदिवासी विरोध करेगा, कौन सुनेगा? सरकार तो मान्यता दे नहीं रही है, तो कैसे बचाए गए? आप खुद ही बता दो, कौन बचाएगा? तो कौन डिसीजन लेगा? वो ग्राम पंचायत लेगा, जो कि सामान्य कानून वाला आता है। और ग्राम पंचायत किसके होते हैं आपको खुद ही पता है, वो ग्राम से नहीं होते हैं, वो लोग पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा इन्फ्लुएंस होते, प्रभावित होते, वो उन्हीं की बात और उन्हीं की भाषाएं बोलते हैं। तो जो आदिवासी की जो समस्या है वो वहीं के वहीं रह जाएंगी और अधिकार वहीं का वहीं रह जाएगा। तो क्या 5वीं अनुसूची और क्या पीपेसा और क्या 6ठी अनुसूची, अधिकार कहां मिल रहा है? जड़ यहीं पर ही है सर। बहुत धन्यवाद सर जी। जैसे आपने अभी बात की, एक सीए की अगर बात करें, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, या फिर इसको कैप भी कहा जाता है, सिटीजन अमेंडमेंट बिल, तो इसके ऊपर दो तरह से इसको अपोज किया जाता है। एक तो जो पॉलिटिकल पार्टी है, अपोजिट पॉलिटिकल पार्टी इसको अपोज कर रही है, और दूसरा जो अपोज इसको आ रहा है वो आ रहा है कि अपने जो आदिवासी है नॉर्थ ईस्ट से, तो ये इसको विरोध कर रहे हैं, डर है उनमें। तो इसके बारे में हम लोग जानना चाहते हैं। अब आप नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं कि सीएए, एनआरपी, एनआरसी, एनपीआर और एनआरसी नॉर्थ ईस्ट को किस तरीके से प्रभावित करेगा, तो मैं इसके थोड़े से इतिहास में जाना चाहूंगा। जब भारत के आजादी के बाद जनगणना शुरू हुई 1951 में, तो जब सेंसस रजिस्टर बना, रजिस्टर में उन्होंने पहला एनआरसी आसाम में शुरू किया, जो कि 1951 में शुरुआत हुई इसकी आसाम में। और उस रजिस्टर के तहत में जब एनआरसी हुआ, उस रजिस्टर के तहत में काफी लंबी प्रक्रिया चली वो, और उसी के आधार पर 1955 का नागरिकता कानून भी बन करके आया। जब दिन बीतते चले गए तब पता चला कि उस एनआरसी के रजिस्टर में ये कानून लाया गया कि जो भी लोग 1924 मार्च या उससे पहले 1971 से पहले असम में रह रहे हैं, उनको भारत का नागरिक कहा जाएगा। 1950 से लेकर के 1971 तक, 24 मार्च 1971 तक जो लोग भी आसाम में माइग्रेट होकर के आए हैं, चाहे वो बांग्लादेश से आए हों, चाहे वो राज्य के किसी और जगह से आसाम में बैठ गए हों, रहना शुरू कर दिया हो, ऐसे लोग 1950 से लेकर के 1971 लोग जो लोग माइग्रेट होकर के, ऐसे लोग भारत के नागरिक तो कहलाएंगे, पर वो आसाम के नागरिक नहीं कहलाएंगे, स्टेट आसाम के नागरिक नहीं कहलाएंगे। और इसको लेकर के बहुत चर्चाएं शुरू हो गई, बहुत ज्यादा आनंद फानन शुरू हो गया। तो जो लोग बांग्लादेश से आए हुए थे और जो भी अन्य राज्य से आए हुए थे, तो वो लोग जो आसाम में रह रहे थे, वो लोग कहते कि नहीं, हमें तो यहाँ का नागरिक चाहिए, हम तो भारत के नागरिक हैं, लेकिन हमको आसाम की नागरिकता भी चाहिए। तो बहुत सारे जो आसाम के लोग थे, वहां के आदिवासी लोग, वो लोग कहने लगे कि नहीं, ये चीज नहीं लागू की जाएगी यहाँ पर, क्योंकि इससे क्या होगा कि गैर आदिवासी लोग या गैर असमी लोग वहां पर आकर के उनकी जो कल्चर है, उनकी जो प्रथा है, उनका जो रूढ़िवादी प्रथा है, उसको भंग कर देंगे, उसको नष्ट कर देंगे और हमारी चीजें खराब हो जाएंगी, हमारा कल्चर खराब हो जाएगा। इस कारण से वो लोग उनको नागरिकता नहीं देना, आसाम की नागरिकता नहीं देना चाह रहे थे। और इस कारण से जो नौकरियां हैं
उसमें भी केवल और केवल असम के नागरिक को नौकरियां मिली गई। तो ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल इश्यू हुआ और बहुत ज्यादा इसमें आगे चल करके लड़ाइयां भी हुई, जिसमें बहुत सारे कत्ले आम भी हुए। तो ऐसे करते करते जब ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन और असम गण परिषद, ये दोनों जो पार्टियां हैं या ये दोनों जो संस्थाएं हैं, ये लोग आगे आए और असम के नागरिकता को लेकर, क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा मुहिम छेड़ी, तो इसको लेकर के उस समय जब राजीव गांधी की सरकार थी, उन्होंने एक पीस अकॉर्ड निकाला कांग्रेस गवर्नमेंट सरकार की तरफ से और इन असम स्टूडेंट्स यूनियन और असम गण परिषद का एक पीस अकॉर्ड निकाला, जो कि 15 अगस्त 1985 1985 में साइन हुआ। उसके तहत में यही डिसाइड किया गया कि आप जो भी है 24 मार्च 1971 से पहले के जितने भी लोग हैं उनको भारत का नागरिक बनाइए, लेकिन उनको असम का नागरिकता मत दीजिए। यही चीज नॉर्थ ईस्ट के स्टेट पर इनर लाइन परमिट एक ऐसा क्षेत्र है 6 शेड्यूल में, जिसमें कि बगैर परमिशन के आप उस एरिया के अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि वो एक आदिवासी क्षेत्र है जिसमें कि केवल आदिवासी लोग रहते हैं। तो उसको भी एक इनर लाइन ILP बोलते हैं उसको, इनर लाइन परमिट के द्वारा करते हैं। वहां पर भी उन्होंने ये कानून लागू किया कि यहां पर भी जो भी अंदर लोग रह रहे हैं वही लोग वहां के नागरिक कहलाएंगे, बाकी लोग भारत के नागरिक कहलाएंगे, उसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन वहां के जो नागरिक जो लोग कहलाएंगे वो लोग जो अंदर रहते हैं वही लोग कहलाएंगे। तो इस प्रकार से प्रॉब्लम छिड़ी और धीरे धीरे करके इसको सोल्यूशन भी लेकर के आए। लेकिन अभी का जो NRC है, जो 2019 का संशोधन CAA है, जो 2019 का संशोधन लेकर के आया है, वो क्या बोल रहा है? वो बोलते हैं कि 31 दिसंबर 2000, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2014, 31 दिसंबर 2014 तक या उससे पहले जितने भी लोग भारत में रह रहे हैं उन सभी को भारतीय नागरिक दे दिया जाएगा। ये दूसरा NRC वाला घोषणा करी गई। अब आप सोचिए, जो पहला NRC का घोषणा था उसमें तो असम में यही बोला गया था कि 1971 तक 71 तक ही नागरिकता दी जाएगी, भारत के नागरिक होने का दावा किया जा नागरिकता दिया जाएगा। लेकिन अभी के संशोधन में 2014 लिख दिया गया है। तो कहां 1971 को संशोधित करके उसको 2014 कर दिया गया है। इसको लेकर के जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं वो लोग बहुत परेशान हैं और उनके अंदर बड़ा ही आक्रोश है। वो लोग ये कह रहे हैं कि जो हमारे साथ पीस अकॉर्ड हुआ था, जो शांति ट्रीटी हुई थी कांग्रेस की सरकार के साथ या राज्य सरकार के साथ, उसको भंग किया जा रहा है, उसको तोड़ा जा रहा है। 1971 को से लेकर के 2014 उसका साल बढ़ाया जा रहा है। तो इस कारण से नॉर्थ ईस्ट के लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं और इसमें बड़ा ही आक्रोश है। और आप देखे होंगे बहुत सारे यूट्यूब में और बहुत सारे मीडिया में कि वो लोग वहां पर खून खराबा भी हो गया, बहुत सारे दंगे हो गए, सिविल वॉर होने की चीजें स्थिति बन चुकी थी वहां पर, और बहुत सारा आक्रोश उठा है अभी की प्रेजेंट सरकार को लेकर के और उनके निर्णय को लेकर के। तो इस कारण से नॉर्थ ईस्ट के लोग आक्रोशित हैं, असम के लोग आक्रोशित हैं, क्योंकि उनकी शांति सद्भावना जो ट्रीटी हुई थी उसको भंग किया जा रहा है और साल को बढ़ाया जा रहा है। 1971 को हटा करके उसमें 2014 इंक्लूड किया जा रहा है इंडियन सिटीजनशिप को देने के लिए। यही पूरा मुद्दा है। जैसे आपने कहा कि नॉर्थ ईस्ट के यहाँ पे जो अपोज हो रहा है उसके पीछे का जो रीजन आपने बोला, इसी को पकड़ के मैं एक क्वेश्चन आपको पूछना चाह रहा हूँ कि जो अलग अलग जजमेंट आए आदिवासियों के लिए, जैसे 2011 का अगर आप जजमेंट देखो तो उसमें ऐसा बोला गया है कि आदिवासी इस देश का मूल निवासी है और उनको वो अधिकार मिलने चाहिए। तो एक जगह पे आपको ये अधिकार देने की बात की जा रही है, दूसरी जगह पे आपके ऊपर ये लागू कर रहे हैं।
तो ऐसा नहीं लगता कि ये जो जजमेंट आया या फिर जो आदिवासियों के अधिकार है उसको थोड़ा सा साइड में कर दिया गया है, साइड में कर रहे हैं? धन्यवाद इस प्रश्न के लिए। आपने जो सवाल किया कि भाई सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट और जो आदिवासियों के अधिकारों के पक्ष में किया गया उसको भी दरकिनार करके ये लोग कुछ और अपना लेकर के आ रहे हैं, तो मैं जरूर कहूंगा जो 2011 में जस्टिस कटजू जी ने बोला था, अपने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हुआ था उसमें उन्होंने ये बोला था कि 8% आदिवासियों को छोड़कर, जितने 8 से 9% आदिवासियों को छोड़ करके जितने भी 90 से 91-92% गैर आदिवासी लोग हैं वो लोग इमिग्रेंट हैं, यानी बाहर से आए हुए लोग हैं और यहां पर बसे हुए लोग हैं। ये उनका जजमेंट है और उस जजमेंट को आज हर जगह कोट किया जाता है, जिसमें कि ये जस्टिस कटजू भी यही बोलते हैं कि जो मूल निवासी हैं, जो यहाँ के वासी हैं, वो केवल और केवल वो 8-9% आदिवासी लोग हैं, बाकी सभी लोग बाहर से आकर के यहां पर शरणागत के तरीके से रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी अगर जो हमारी न्यायपालिका है उसको भी अगर दरकिनार किया जा रहा है, तो मेरा विचार ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स का सम्मान नहीं दे रहे हैं या उनके जजमेंट्स की अवहेलना कर रहे हैं। जी हाँ, मैं आपसे सहमत हूं कि ये चीज हो रही है, लेकिन इससे भी गहरी बात यह है कि आदिवासी है कौन, आदिवासी की परिभाषा कौन क्या है, नागरिक है कौन, नागरिकता की परिभाषा क्या है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र में भी भारत सरकार ने यह घोषणा किया है कि भारत के सभी निवासी इंडिजिनस है, तो हमें इंडिजिनस नाम की कोई चीज नहीं है। लेकिन जो भारत के आदिवासी लोग हैं वो लोग ये क्लेम करते हैं कि हम लोग आदिवासी हैं, हम लोग इंडिजीनियस हैं और हम लोग को यहां पर अधिकार मिलना चाहिए। आज सवाल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की अवहेलना के साथ साथ भारत के आदिवासियों के आइडेंटिटी का भी है, उनके अस्तित्व का भी आ गया है। और अगर हमारा अस्तित्व, हमारी आइडेंटिटी की पहचान ही नहीं हो रही है, तो ये एक सबसे बड़ा मुद्दा बन जाता है कि सीएए और एनआरसी जब लाया जाएगा तो किसके लिए लाया जाएगा और कौन इससे अफेक्टेड होगा। हमको जब मान्यता ही नहीं दी जा रही है इंडिजिनस स्टेटस, तो सीएए को वैसे ही लागू करके आदिवासियों को अपने तरीके से हटाने का पूरा प्रयत्न किया जा सकता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स की अवहेलना हुई है और भारत सरकार जो नियम कानून लेकर के आ रही है, मैं दुख होता है जब मैं इन चीजों को देखता हूं और सुनता हूं कि जो नियम कानून जो बनते हैं उनको पिछले नियम कानून या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को रेफर करके नहीं बनाया जा रहा है और बहुत सारे नियम कानून एट रैंडम, बिना किसी सलाह के या राजनीतिक स्वार्थ को लेकर के बना करके पटल पर रखा जाता है और उसको ऐसा लगता है कि पूरे समाज पर थोपा जा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है, जो कि समाज को या समुदाय को अच्छा नहीं लगता है। इस पर बहुत गहरी चर्चा होनी भी जरूरी है और गहरी चिंतन होनी भी जरूरी है। जी मेरा जो अगला प्रश्न है आपको, वो ऐसा है, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है कि अभी जो आदिवासियों में जन जागृति चल रही है उसके तहत आदिवासी खुद को आदिवासी करके आगे कर रहे हैं और ऐसा सोचा जा रहा है या फिर ऐसा लिखा भी जा रहा है कि जब सेंसस हो रहा है जगहों पे लोग आदिवासी लिख रहे हैं या फिर अदर लिख रहे हैं या फिर इंडिजिनस फेथ लिख रहे हैं, और ये जो सब चीजें हैं वो एनआरसी, एनपीआर, इनमें इन धर्मों का उल्लेख नहीं है या फिर इन चीजों का उल्लेख नहीं है। तो इसका असर क्या होगा कि जो उस कैटेगरी में है, उस कैटेगरी में जो हम लिख रहे हैं वो नहीं है, तो इसका कोई असर पड़ेगा आदिवासियों के ऊपर? यानी आपका सवाल यह है कि जो आदिवासी लोग अपने तरीके से
अपनी पहचान लिखने की कोशिश करें कि हम आदिवासी हैं, हम इंडिजिनस हैं, या उसका असर सरकार पर क्या पड़ेगा? क्या आपका सवाल ये है? हाँ, क्योंकि वो उस ओके कैटेगरी में तो है नहीं। सिख, बुद्धिस्ट, हिंदू, ओके ये सब है उस कैटेगरी में, ये नहीं। ओके, तो हाँ, तो मेरे ख्याल से आपने धर्म की बात कर दी, अगर मैं बिल्कुल गलत नहीं हूं। क्या आपने सही धर्म की है। बात कर? जी। बिल्कुल तो बिल्कुल आप बिल्कुल। आपने ये बोला कि भाई एन एन एनपीआर एनआरसी सीएए में तो धर्म की बात आ रही है कि भाई हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, ये सारे लोगों की बात आ रही है, मुस्लिम लोगों की बात आ रही है। तो जब ये जनगणना शुरू होगी तो आदिवासी अपने धर्म को लेकर के क्या लिखे? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मेरा जो विचार है धर्म को लेकर के वो ये है कि बहुत सारे लोग अ, ये प्रचार कर रहे हैं कि आदिवासी लोग हिंदू हैं। अब हिंदू की परिभाषा अलग है। हिंदू धर्म के नाम से प्रचलित है, पर एक्चुअली में धर्म अगर देखा जाए तो धर्म वेदा है, वेद धर्म होता है। हिंदू एक क्या बोलते हैं, जीवन जीने की शैली को बोलते हैं, और वेद एक धर्म है। ये एक प्रकार का विचार है। दूसरा, अगर हम मुस्लिम धर्म की बात करें तो मुस्लिम खुद में एक धर्म है, उनका कोड ऑफ कंडक्ट है, वो सारा चीज है। तो जब आदिवासी धर्म की बात आती है कि जब धर्म का कॉलम आएगा तो आदिवासी उसमें क्या लिखे? क्या आदिवासी लिखे? क्या बहुत सारे लोग जो छोटा नागपुर में लोग बोलते हैं कि नहीं हम सरना लिखेंगे। कुछ लोग जो गौड़ धर्म, गौड़ समाज के आदिवासी लोग बोलते हैं कि नहीं हमारा गोंडी धर्म है। कुछ लोग लिखते हैं कि नहीं हमारा आदि धर्म है। तो ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल इशू है, टॉपिक है धर्म को लेकर के। मेरा जो राय है, मुझे ऐसा लगता है कि भारत के संविधान में किसी धर्म को लेकर के, किसी भी समुदाय की किसी भी धर्म को लेकर के समुदाय को परिभाषित नहीं किया गया है। संविधान में साफ तौर पर किसी भी समुदाय या किसी भी व्यक्ति को धर्म चुनने का अधिकार है। कोई भी धर्म चुन सकता है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, कोई भी धर्म चुन सकता है। वैसे ही जब आदिवासी कॉलम में धर्म की बात आती है तो हाँ, आदिवासी कोई भी धर्म लिख सकता है, लेकिन मूलतः आजकल जो प्रचलित शब्द आ रहा है वो है आदिवासी धर्म। क्योंकि अगर हम कोई एक नाम दे देते हैं आदिवासी धर्म का, फॉर एग्जांपल अगर हम सरना नाम दे देते हैं या हम गोंडी धर्म नाम दे देते हैं, तो गोंडी धर्म तो सारे आदिवासी नहीं पालन कर रहे हैं, सरना धर्म तो सारे आदिवासी समुदाय नहीं पालन कर रहे हैं। तो हमारे आदिवासी समुदायों में ही अलग अलग प्रकार के आदिवासी धर्म हैं जो कि प्रचलित है अपने अपने समुदाय में। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज पटल पर लाना जरूरी है कि आदिवासी कॉलम में अगर धर्म की बात आ रही है आदिवासियों के लिए, तो मूलतः अगर आदिवासी हिंदू अपने आप को नहीं बोल रहा है, अपने आप को मुस्लिम नहीं बोल रहा है, ईसाई नहीं बोल रहा है, तो क्या लिखे आखिर? तो कोई एक शब्द या कोई एक नाम देना जरूरी है। मेरे अपनी तरफ से सुझाव ऐसा आता है कि आदिवासी धर्म जो भी उनकी जाति है वो अपनी जाति को ही लिख दें, कुड़ुख है या गोंड है, या फिर वो ये लिख सकते हैं आदिवासी धर्म लिख करके उन चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसा किया जा सकता है। लेकिन अभी तक मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, सरकार ने ऐसा कोई नियम कानून नहीं बनाया, सरकार ने ऐसा कोई कॉलम नहीं बनाया जिसमें आदिवासी धर्म का अलग कॉलम हो, जिसमें आदिवासी धर्म का अलग टिक मार्क हो। हाँ, भविष्य में अगर सरकार इन धर्मों के साथ एक और कॉलम लगाती है धर्म के नीचे आदिवासी धर्म, और उस आदिवासी धर्म में समस्त आदिवासी समुदायों के सभी धर्म आ जाएं, तब तो कुछ बात बन सकती है। उसमें क्या होगा कि एक आदिवासी जो सरना आदिवासी अगर सरना धर्म मान रहा है, वो गौड़ आदिवासी के गोंडी धर्म से लड़ेगा नहीं, या दूसरे साउथ के जो लोग जो अपना धर्म मान रहे हैं वो लोग दूसरे आदिवासी समुदाय के धर्म से उनका टकरार नहीं होगा, टकराव नहीं होगा। तो एक ऐसा कॉमन नाम होना चाहिए जिसके अंतर्गत में सभी आदिवासी धर्म को
परिभाषित कर दिया जाए कि हाँ ये एक टर्म है, आदिवासी धर्म लिख दिया जाए और उसमें सभी आदिवासी धर्म आ जाए, तो इस तरीके का एक कॉलम मेरा सुझाव है बनाया जा सकता है उन आदिवासियों के लिए जो लोग अपने आप को ना हिंदू मानते हैं, ना ईसाई मानते हैं, ना मुस्लिम मानते हैं या किसी और धर्म में अपने आप को मानते हैं। ये किया जा सकता है, मेरा सुझाव है पर्सनल। जैसे आपने कहा कि ऐसा करना चाहिए, एक अलग कॉलम होना चाहिए। तो इसी से जोड़ के एक क्वेश्चन मुझे आपसे पूछना है कि जैसे काफ़ी आदिवासियों की तरफ से ऐसी मांग आ रही है कि हमें अलग धर्म कोड चाहिए या फिर एक अलग कॉलम चाहिए। उसी के साथ-साथ एक और चीज़ जो काफ़ी चर्चा में है कि कई जगहों पे जब आप कोई फॉर्म भरते गवर्नमेंट का या फिर स्कूलों का फॉर्म भरते तो वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कुछ गिने-चुने धर्मों को वहाँ पे मेंशन किया जाता है। लेकिन आज ऐसी मांग है कि हम लोग को हमारा धर्म, क्योंकि इस तरह से उनको अलग-अलग कल्चर में खींचने की कोशिश हो रही है। तो आगे जो हमारा सेंसस आएगा तो उस वो उसको किस तरह से आदिवासियों ने देखना चाहिए? क्या मांग अपनी रखनी चाहिए सरकार के सामने? धन्यवाद इस सवाल के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आदिवासी अपने अलग धर्म की बात कर रहे हैं या अपने धर्म कोड की बात कर रहे हैं और अपने आप को किसी भी धर्म में नहीं इंक्लूड करना चाह रहे हैं, तो भारत जो सबको सम्मान देता है, सारे धर्मों को सम्मान देता है, मेरे ख्याल से सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिए, विमर्श करना चाहिए आदिवासी समुदायों के साथ, बाकी सारे बुद्धिजीवी लोगों के साथ विचार करना चाहिए और आदिवासियों की सुविधा के लिए जो अपने आप को किसी अन्य धर्म में नहीं मानते हैं, उनकी सुविधा के लिए उनको एक अलग धर्म कोड देना चाहिए। अगर वो नहीं करते तो इसका प्रभाव क्या हो सकता है मैं आपको बतला दूं। जैसे अभी प्रेजेंट के सिचुएशन में क्या है कि जो भी मुख्य मुख्य धर्म है उनका नाम तो दिया गया है, लेकिन जो आदिवासी जो अपना आदिवासी धर्म मानते हैं उनका नाम नहीं दिया गया, तो वो लोग सोच में पड़ जाते हैं कि हम टिक किस में करें। तो बहुत सारी चर्चाएं चल रही है और इसको प्रचलित भी किया जा रहा है कि बहुत सारे आदिवासी लोग जो ईसाई बन गए हैं उनको ईसाई धर्म में टिक करवा दो, और जो बहुत सारे आदिवासी लोग जो किसी धर्म में नहीं आ रहे तो उनको हिंदू में टिक करवा दो। तो आजकल चलन देखने में आ रहा है कि आदिवासी हिंदू है, आदिवासी हिंदू है। समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि जब हम बार बार कोई चीज को बोलते हैं कि हाँ भाई ये चीज है, ये चीज है, तो कभी कभी ना झूठ को जब हम इतना ज्यादा प्रचलित करते हैं तो सामान्य तौर पर लोग झूठ को ही सच मान लेते हैं। तो हमें मैं आपके माध्यम से जरूर ये कहना चाहूंगा कि जो भी इस तरह की चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं कि आदिवासी का धर्म फलाना है, आदिवासी का धर्म फलाना है, यही होना चाहिए आदिवासी का धर्म, मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा, ये है वो है, बहुत सारा प्रचलित हो रहा है। तो मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि हमारे जितने भी आदिवासी साथी लोग हैं वो लोग सोचें कि आप लोग कौन हैं, आप खुद में स्वयं में मंथन करें कि आप कौन सा धर्म मानते हैं। अगर आप कोई भी धर्म जो कॉलम में लिखा हुआ है एनआरसी के फॉर्म में या एनपीआर के फॉर्म में कोई भी कॉलम को नहीं मान रहे हैं, तो हमें लगता है कि इसको बकायदा सरकार के साथ बातचीत करते, उनके साथ रूबरू होकर के अपनी बातों को राष्ट्रपति के सामने एक धर्म कोड को लेकर के रखनी चाहिए, गवर्नर के सामने रखनी चाहिए, और संयुक्त रूप से केवल ये एक आदिवासी समुदाय नहीं करेगा, सभी आदिवासी समुदायों को एक साथ आना पड़ेगा। अगर उनको लगता है कि उनका एक अलग धर्म कोड होना चाहिए तो एक साथ आना पड़ेगा, गवर्नर के साथ, समस्त गवर्नर के साथ मिल करके, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठकी करके और सेंसस कमिश्नर के साथ मिल करके इसमें संशोधन किया जा सकता है अगर सरकार चाहे तो। और हमें लगता है इसको सभी धर्म को और सभी आदिवासी समुदायों को सम्मान भी मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है जी। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इंफॉर्मेशन दी। एक और चीज़ मैं सविस्तर जानना चाहता हूँ आपसे कि काफ़ी चर्चा हम लोगों ने इन एनपीआर एनआरसी इसके ऊपर तो कर ली, सीए के ऊपर कर ली, लेकिन
आदिवासियों मतलब ऐसी चर्चा सुनने को मिल रही है कि आदिवासियों का ऐसा मानना है कि आदिवासी क्षेत्र में इसको लागू ना करें। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते और सीए एनआरसी एनपीआर की बात कर रहे हैं कि हैं? आदिवासी हाँ क्षेत्र हाँ। में लागू ना हो। जी। हाँ, मतलब देखिए, आज पूरा समुदाय डरा हुआ है। केवल आदिवासी समुदाय नहीं, पूरा भारतवर्ष डरा हुआ है कि ये सीएए एनआरसी एनपीआर कौन सा तूफान लेकर के हमारे जीवन में आने वाला है। तो जब हम आदिवासी क्षेत्र की भी बातें करते हैं, तो हाँ, हमें लगता है कि अगर इस चीज को पांचवी अनुसूचित क्षेत्र की स्पेशली अगर मैं बात करूं, अगर पांचवी अनुसूचित क्षेत्र में अगर ना लाया गया, तो काफी हद तक हमारा जो आदिवासी समाज है, समुदाय है, जिसके पास अपने आप को सिद्ध करने के लिए कुछ नहीं है, अपने जल जंगल जमीन को सिद्ध करने के लिए कुछ नहीं है, बहुत हद तक वो लोग बच जाएंगे। अन्यथा होगा क्या कि वे लोग विस्थापित कर दिए जाएंगे और डिटेंशन कैंप में चले जाएंगे, और उनका जल जंगल जमीन पूरा का पूरा सरकार अपने हाथ में लेकर के वहां पर वैश्वीकरण हो जाएगा डेवलपमेंट के नाम पे, और प्रोजेक्ट्स और डैम्स और बहुत सारे इंडस्ट्रीज आना शुरू हो जाएंगी। मुझे ऐसा प्रतीत लगता है कि अगर हमें आदिवासियों को बचाना है, उनकी संस्कृति को बचाना है, उनकी पहचान को बचाना है, उनकी रूढ़िवादी प्रथा को बचाना है, जो कि देश का एक अहम हिस्सा है, जो कि देश का गौरव है। क्योंकि देखा यह जाता है, संयुक्त राष्ट्र ने भी यह घोषणा करी है कि अगर हमको पर्यावरण को बचाना है, अगर हमको क्लाइमेट को बचाना है, तो आदिवासियों से सीखें। क्योंकि आदिवासी लोग ही शुरुआत से जल जंगल जमीन को, पर्यावरण को बचाते हुए चले आ रहे हैं। मान लीजिए कि अगर सीएएनआरसी अगर आदिवासी क्षेत्र में लागू हो गया और आदिवासियों को डिटेंशन कैंप में डाल दिया गया, तो उस पर्यावरण का क्या होगा? जो आज हम शुद्ध हवा ले पाते हैं, उसका क्या होगा? वो पेड़ कट जाएंगे, वो नदियां सूख जाएंगी, वो पहाड़ सूखे पड़ जाएंगे, और इसका दुष्प्रभाव क्या आपको लगता है केवल आदिवासियों को पड़ेगा? नहीं, पूरी मानव जाति को पड़ेगा। इसीलिए मेरी भी ये अपील है कि अगर आदिवासियों को अपनी जगह से सीएए एनआरसी के तहत में बेदखल ना किया जाए और पांचवी अनुसूची में इसको ना लाया जाए, तो काफी हद तक आदिवासी लोग अपने क्षेत्र में बच सकते हैं। और केवल आदिवासी नहीं, आदिवासी के साथ पर्यावरण बचेगा, आदिवासी के साथ समुदाय बचेगा, और एक क्लाइमेट चेंज को लेकर के जो आजकल यूएन बहुत ज्यादा बात कर रहा है, सस्टेनेबिलिटी को लेकर के बहुत ज्यादा बात कर रहा है, उस चीज को लेकर के चीजें बची रहेंगी। ये मेरा पक्ष है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। जैसे आपने अभी यहाँ पे कहा कि अगर आदिवासी प्रूफ नहीं कर पाता है कि वो यहाँ का है, या फिर उसके पास अगर कोई पेपर नहीं है, तो उसको डिटेंशन सेंटर में जाना पड़ेगा। और इससे जोड़कर आपने कहा कि अगर ऐसा होता है तो ये पर्यावरण के लिए काफी खतरा है। मतलब आदिवासी और पर्यावरण का जो रिश्ता है वो सिम्बायोटिक है। आदिवासियों की वजह से पर्यावरण है, जंगल है, और जंगलों की वजह से आदिवासी है। अगर इसको आप दूर करते हो तो इसका प्रॉब्लम सारे संसार को भुगतना पड़ेगा। लेकिन डिटेंशन सेंटर में जाने के बाद, अगर डिटेंशन सेंटर वो जाता है, तो वहाँ के हालात के बारे में थोड़ा सा आप हमें बताएं, या फिर वहाँ से वापस वो अपने आप को प्रूव कर सकते हैं या नहीं। थोड़ा सा आप इसके ऊपर फोकस कर ना डालें। धन्यवाद। मैं आप लोगों का ध्यान आसाम के एनआरसी की तरफ खींचना चाहूंगा, जहां पर आप लोगों को पता है कि 19 लाख लोग या उससे ज्यादा लोगों को गैर नागरिक सिद्ध कर दिया गया और उनको गैर नागरिक घोषित कर दिया गया, और बहुत सारे लोगों को आसाम के डिटेंशन कैंप में रखा गया, काफी हजारों की तादादों में उनको रखा गया। और आपके संज्ञान में ये लाना चाहूंगा कि एक डिटेंशन कैंप में जो सबसे पहला इंसान जो डिटेंशन कैंप में मरा, वो एक आदिवासी था। ये मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा। और आदिवासी, उसका नाम आप देख भी सकते हैं, पूना मुंडा था, मुंडा नाम से ही है। और वो पहले आदिवासी थे जो कि
पहले इंसान जो डिटेंशन कैंप में मरे। तो मैंने संक्षिप्त में आपका जवाब दिया कि अगर आदिवासी डिटेंशन कैंप में गया तो पहली बात तो उसको अपने माटी, जल, जंगल, जमीन से दूर कर रहे हो आप। जो कि उसकी आत्मा, जहां पर उनकी आत्मा बसी हुई, अगर उनकी आत्मा को ही छीन करके आप ले जाओगे, वो तो जीते जी ही मर चुके हैं। दूसरा चीज, जब आदिवासी लोग अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे और नागरिकता सिद्ध करने की कोशिश करेंगे, बहुत अच्छा सवाल है आपने पूछा कि मान लीजिए चलिए कोई बात नहीं, गैर नागरिक सिद्ध हो रहे हैं, लेकिन एक और लेवल है जिसमें आप नागरिक सिद्ध कर सकते हैं। तो आपको 120 दिन का समय दिया जाएगा। जब आपको बोला जाएगा कि नहीं, आप अपने आप को नागरिक सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, तो आदिवासियों को 120 दिन का समय दिया जाएगा सिद्ध करने के लिए कि कोई भी डॉक्यूमेंट लाओ और प्रूफ करो कि आप नागरिक हो यहाँ के, इस भारत के। और अगर उस 120 दिन के अंदर वे लोग साबित नहीं कर पाए तो उनके पास एक और विकल्प है। विकल्प यह है कि अब जो अधिकारी है उन्होंने तो बोल दिया कि आप नागरिक नहीं हो, तो उनको बोला जाएगा कि आप भारत के नागरिक होकर के नहीं, आप फॉरेन यानी कि विदेशी नागरिक होकर के भारत की नागरिकता लेने के लिए आ जाओ। तो आपको फॉरेन ट्रिब्यूनल भेजा जाएगा, कहेगा कि आप वहां पर जाओ, आपको वहां पर नागरिकता मिल जाएगी। तो फॉरेन ट्रिब्यूनल जब आपको भेजा जाएगा तो यानी कि ऑटोमेटिकली आप अपने आप को बोल रहे हो कि मैं तो विदेशी हूं और मैं विदेश से होकर के भारत की नागरिकता लेने के लिए आ रहा हूं, तो ऑटोमेटिकली आप गैर नागरिक अपने आप को वैसे ही वहां पर जाकर के सिद्ध कर रहे हो, जो कि गलत बात है। फॉरेन ट्रिब्यूनल ने अगर आपको नहीं दिया तो मैंने आपको पहले ही बताया कि हाई कोर्ट जाओ, फिर सुप्रीम कोर्ट जाओ। प्रक्रिया बहुत लंबी है और बहुत पचड़े हैं, बहुत ही कंफ्यूजन है। दूसरी चीज जो मैं इसमें डालना चाहता हूं कि इसमें घूसखोरी और इसमें बहुत सारा ब्राइब और बहुत सारा करप्शन आने वाला है। क्यों? क्योंकि जो अधिकारी लोग जो तय करेंगे कि कौन नागरिक है कौन गैर नागरिक है, वो तो अधिकारी सामान्य सरकारी अधिकारी हैं। अगर उनके जेब में हमने 2-4 पैसे डाल दिए, मेरे पास सर्टिफिकेट ढंग का नहीं है, तो ऑटोमेटिकली वो आपकी नागरिकता का टिक कर देगा और कहेगा ठीक है भैया आप तो नागरिक बन गए। यानी कि धांधली होने की सबसे ज्यादा चांसेस हैं, जिसमें कि गैर नागरिक वाले जो हो सकता है बाहर के विदेशी हो, वो लोग पैसा दे करके यहां के नागरिक बन जाएं और उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। तीसरा जो आ सकता है आदिवासियों के लिए, वो ये हो सकता है कि जो गैर आदिवासी लोग हैं वो अपने आप को आदिवासी क्षेत्र का नागरिक घोषित कर दें और कहे कि हम तो यहाँ के हैं, पैसा दे करके सारा चीज। तो उससे क्या होगा, वो लोग आदिवासी क्षेत्र में आकर के रहना शुरू कर देंगे और उसी के तहत में आदिवासियों के पास इतना पैसा तो होता नहीं है, गांव देहात के लोग हैं, वो लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे भाई, एक बोरी चावल दे देंगे, एक बोरी गेहूं दे देंगे, कुछ दे देंगे कि भैया ये रख लो और हमको कुछ कर दो, या 2-4 पैसे उनके पास होंगे। सरकारी अफसर तो वैसा नहीं मानेंगे, ये बहुत सारे अधिकारी, तो करप्शन नाम की चीजें बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और अगर आदिवासियों को इस करप्शन के तहत में अगर उनको अधिकार नहीं मिला, नागरिकता नहीं मिले, तो जो गैर आदिवासी लोग जो वहां पर आकर के रह रहे हैं, आपको पता है क्या होने वाला, वो लोग उन सारे एरिया को अपने तरीके से कैप्चर करना शुरू होंगे। तो ये है इसका रिपरकशन, ये है इसका बैड इफेक्ट, इल इफेक्ट, जिसको हम देख रहे हैं, जिसको हम सोच रहे हैं। चौथी चीज जो मैं बताना चाहता हूं कि क्या पता आदिवासी क्षेत्रों में, चलिए छोड़िए आदिवासी क्षेत्रों में, क्या पता टेररिस्ट लोग जिनके पास बहुत सारा पैसा है, वो पैसा दे करके भारत में आ जाएं और अपने आदिवासी क्षेत्रों में घुस जाएं। वैसे भी तो हमारे आदिवासी लोग नक्सली के नाम से वैसे ही प्रभावित हैं। नक्सल नाम बोल करके उनको और ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है, मार डाला जाता है। उसी प्रकार से और ज्यादा लोग बाहर के लोग आकर के गैर आदिवासी और गैर नागरिक के लोग भारत में आकर के आदिवासी क्षेत्र में अगर आ गए तो क्या होने वाला। और ये चीज देखा गया है, हो रहा है, केसेस पकड़े भी गए हैं। इसी कारण से मैं इस चीज को आपके सामने रख रहा हूं। करप्शन बहुत बढ़ेगा, आदिवासी के पास पैसा नहीं है, वो लोग नहीं कर पाएंगे, गैर आदिवासी लोग आकर के जमीन को हड़पेंगे, ये चीजें बढ़ेंगी और प्रॉब्लम फंसेगा ही फंसेगा। और जब तक ले आदिवासी एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट, दूसरे कोर्ट से तीसरे कोर्ट तक
अपने मामले को सुलझाएगा, तब तक ले उनकी जीवन भी खत्म हो जाएगा, उनके हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। ये चीज आदिवासी के तरफ से ये देखने को मिल रहा है, और मैं ये चीज आपके सामने रखना भी चाह रहा हूँ। जी धन्यवाद सर जी। एक एक क्वेश्चन ये भी था कि जैसे आदिवासी जो है आज अलग अलग विषयों के ऊपर अपने काम कर रहे हैं, तो वो 5वीं अनुसूची हो, 6ठी अनुसूची हो, उसके साथ साथ बोगस जो है वो भी केसेस के ऊपर आदिवासी काम कर रहे हैं, अलग अलग विषयों के ऊपर आदिवासी काम कर रहे हैं। लेकिन कहीं आदिवासियों ने ये जो विषय है, इस विषय की जो गहराई, जैसे आपने कहा कि अगर डिटेंशन सेंटर में उसको जाना पड़ता है तो काफी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा, तो इस विषय को किस तरह से आदिवासी ने लेना चाहिए, किस तरह से इस विषय को आदिवासियों ने देखना चाहिए? धन्यवाद इस सवाल के लिए। मुझे लगता है ये जो डिटेंशन कैंप वाला जो विषय है, इसको ये तो बहुत ही संगीन मुद्दा है, और मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी हमारे आदिवासी समुदाय हैं, उन सभी को, चाहे वो ग्राम सभा हो, चाहे वो अलग अलग लोग हों, सभी लोगों को एक साथ आना जरूरी है, एक पटल पर आना बहुत ज्यादा जरूरी है, और एक सामूहिक एकता बनाना जरूरी है, ताकि ऐसी कोई नौबत ना आए डिटेंशन कैंप को लेकर के जो उनके सामने रखी जा रही है, और एक आवाज उभर करके सामने आनी चाहिए, जो कि सरकार से ये बातचीत कर सके, जो सरकार के सामने अपना पक्ष रख सके कि आदिवासी जो है मूल निवासी हैं, आदिवासी यहाँ के निवासी हैं, और उनको अपने जमीन पर अधिकार मिलना चाहिए, और उनको अपने जमीन पर नागरिकता मिलनी चाहिए, और इसके आधार पर उनके क्षेत्र में इस प्रकार के डिटेंशन कैंप्स उनके अनुमति के बगैर नहीं बनना चाहिए। क्योंकि जैसे कि 5वीं अनुसूची और पी पेसा कानून हमें बतलाता है कि जब तक के लिए ग्राम सभा की अनुमति ना हो, तब तक के लिए उस क्षेत्र में कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क, कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी सरकारी चीज नहीं लागू हो सकती। तो मुझे ऐसा लगता है कि ग्राम सभा को जमीनी स्तर पर सशक्त होने की जरूरत है, एक साथ मेमोरेंडम देने की जरूरत है। अगर उनको कहीं पर भी लगता है अपने क्षेत्र में कि डिटेंशन कैंप बन रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है, तो तुरंत उसको संज्ञान में लेकर के वहां के डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी कमिश्नर को, वहां के जितने भी एसएसपी साहब को, जितने भी जो गवर्नर साहब को, ट्राइबल मिनिस्टर, जो स्टेट के ट्राइबल मिनिस्टर को, और जो आदिवासी जो एमएलए एमपी लोग, उनके संज्ञान में तुरंत लाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और साथ ही साथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ भी जुड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उनको ये लिखित रूप में देना है कि ग्राम सभा ऐसे डिटेंशन कैंप्स को बनाने की अनुमति नहीं देता है यहाँ पर, और इन चीजों की सख्त खिलाफ है, और इन चीजों को सख्त रद्द करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक जो इंस्टीट्यूशन है ग्राम सभा, उसको सामने आना पड़ेगा इस डिटेंशन कैंप सेंटर्स के मुद्दे को लेकर के, क्योंकि अगर ग्राम सभा नहीं आएगा तो जो पी पेसा कानून के तहत में जो अधिकार मिला है, उस अधिकार का कोई फायदा नहीं है। और गवर्नर के साथ मुझे लगता है कि हर एक ग्राम सभा को जुड़ना अति आवश्यक है, ताकि वे अपनी बातों को डीसी, गवर्नर या वहां के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनके सामने संज्ञान में ला करके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के तक भी वो बातों को पहुंचाए। ये एक समाधान मुझे दिखता है। जी। और सर, जैसे ये जो प्रश्न मैंने पूछा था कि जैसे बाकी प्रश्न है आदिवासियों के, भुखमरी है या फिर बोगस आदिवासी है या फिर 5वीं अनुसूची जिसके बारे में अभी आपने बात किया, इस विषय को किस तरह से आदिवासियों ने देखना चाहिए, ये इसको कितना महत्व आदिवासियों ने देना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि अब आदिवासियों के जगने और उठने का समय आ चुका है। अब अपने आदिवासी को अपने कानूनी जो हक होते हैं, संवैधानिक जो हक होते हैं, मानव अधिकार के जो हक होते हैं, उनको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र के द्वारा दिए गए जो आदिवासी अधिकार दिवस है 9 अगस्त वाला, उसको जानना जरूरी है। और साथ ही साथ आने वाला समय जो 13 सितंबर है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा
आदिवासी अधिकार दिवस की घोषणा करी गई है 2007 में, तो उसको जानना जरूरी है। इंग्लिश में उसको UNDRIP बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑन राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल, यानी कि आदिवासियों के अधिकारों की घोषणा संयुक्त राष्ट्र पूरे विश्व में करता है। उन चीजों के 46 आर्टिकल्स हैं उसके, उसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसी को जान करके, संविधान के अधिकार को जान करके, कानूनी अधिकार को जान करके, मानव अधिकार को जान करके, जब तक ले जन जागरूकता आदिवासियों में नहीं आएगी, तब तक ले आदिवासी अपने अधिकार को लेकर के और जो भी मुद्दे उससे जुड़े हुए हैं उसको नहीं पा सकेगा। क्योंकि मैं आपको बहुत स्पष्ट तरीके से बतला दूं, ये सारा का सारा मुद्दा अस्तित्व को लेकर के है और अधिकार को लेकर के है। अस्तित्व इसलिए कि हमारी पहचान भारत के संविधान में शेड्यूल्ड ट्राइब के नाम से 5th शेड्यूल में दिया गया है। शेड्यूल्ड ट्राइब के नाम से हमें ट्राइबल भी नहीं बोला जाता है, हमें आदिवासी भी नहीं बोला जाता है। आदिवासी की कहीं पर कोई परिभाषा नहीं है, ट्राइबल की कोई भी परिभाषा ऐसा नहीं है। एक मोटा मोटा जो इन्होंने परिभाषित किया कि जो पिछड़े होते, जो जंगलों में रहते, जो सामान्य वर्गों से बहुत दूर रहते हैं, इस तरह की टेढ़े मेढ़े परिभाषा दिए गए हैं, लेकिन ऐसा आज के समय में नहीं है। तो अगर हमको आज अपने अधिकारों के बारे में पता होगा, और केवल राष्ट्र के अधिकारों के बारे में नहीं, अंतरराष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र के अधिकारों के बारे में भी अगर पता होगा, तो हम अच्छी तरीके से उसको लड़ सकेंगे और साथ ही साथ अपनी बातों को रख सकेंगे सामने सामने, और अच्छे से एक समन्वय बना सकेंगे सरकार के साथ। तो जितने भी मुद्दे अभी जो आपने बोला, CAA, NRC, अधिकार, और जो आपने अभी बोला कि रिजर्वेशन का मुद्दा, ये बहुत सारी चीजें जो भी चीजें, वो धर्म कोड का मुद्दा, इस सब की सब ऑटोमेटिकली अधिकार जानने के बाद सब चीज सॉल्व हो जाएगा। यही एक फंडामेंटल चीज है जो हम सभी लोगों को ध्यान में रखना होगा। जागरूकता और जानकारी बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक आखिरी प्रश्न आपके लिए, जैसे हम लोग ये जो वेबिनार सीरीज चला रहे, जागतिक आदिवासी दिवस अवसर पर शुरुआत की गई थी, और अलग अलग एक्टिविस्ट यहाँ पे आके हम लोग काफ़ी अलग अलग प्रश्नों के ऊपर चर्चा कर चुके। तो एक आखिरी सवाल ऐसा कि इसी जागतिक आदिवासी दिवस के अवसर पर जो ये वेबिनार सीरीज चल रहा है, और आप यहाँ पे गेस्ट के तौर पे है, तो आप हमारे जो बांधव है उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? मेरे साथियों, मेरे आदिवासी भाई बहनों, मेरी तरफ से जो मैसेज है वो यही है कि आपको मेहनत बहुत ज्यादा करनी होगी। मेहनत इन अ सेंस, क्यों मेहनत करनी होगी? क्योंकि हमको, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमको किसी के साथ तुलना, हम अपने आप को किसी के साथ तुलना करें, हम किसी के साथ तुलना नहीं करना चाह रहे। हम अपने आप को और जानकार बनाना चाह रहे हैं और जागरूक बनाना चाह रहे हैं। अगर ये दोनों चीजें करनी है तो हमें पढ़ना पड़ेगा, हमें जानना पड़ेगा, हमें नियम कानून पता होने चाहिए। और जो भी हमारे विद्यार्थी लोग जो तैयारी कर रहे हैं प्रशासनिक सेवाओं की, सिविल सर्विसेज की, अलग अलग राज्यों के लिए और नेशनल लेवल के लिए, मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूंगा कि अपनी जो विचारों है ना आदिवासियों को लेकर के, थोड़ा सा ओपन रखिएगा, और साथ ही साथ केवल अपने आदिवासियों के बारे में मत जानिए, तमाम दुनिया की सारी चीजों के बारे में जानिए। क्योंकि आप लोग सिविल सर्विसेज की अगर तैयारी भी कर रहे हैं तो आपको सारी दुनिया के बारे में जानना है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमसे कुछ कुछ चीजें छूट जाती है। तो मैं आप लोग को यही कहूंगा कि अच्छे अच्छे रिसोर्स पर्संस के साथ जुड़ें, उनके साथ संपर्क करें, और अलग अलग विचार और विचारों को सम्माहित करने की कोशिश करें अपने मन में। और इससे क्या होगा, जितना ज्यादा आपका एक्सपोजर होगा, जितना ज्यादा आप लोग चीजों को जानेंगे, उतना ज्यादा आपके दिमाग का विकास होगा, और उतना ज्यादा आप लोग बहुत ही सटीक तरीके से, केवल सिविल परीक्षा में नहीं बल्कि जीवन की परीक्षा में, आप लोग अपनी बातों को और अपने जो चीजें हैं सबके सामने दृढ़ता से रख पाएंगे, बिना किसी डर के।
तो डरिएगा नहीं, दृढ़ रहिएगा, लगातार मेहनत करते रहिएगा और आदिवासी समाज के ऊपर, आदिवासियत के ऊपर और आदिवासी होने का आपको गर्व होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यू आर द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। विदेशों में बहुत सारे आदिवासी लोग हैं, वो लोग अपने आप को फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया या फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री बोलते हैं। मैं आपको बोलता हूं, बी प्राउड बिकॉज यू आर द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री। आप पहले नागरिक हैं और ये चीज आपका कोई भी आपसे छीन नहीं सकता, ये आपके डीएनए के अंदर है। तो बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आपकी परीक्षाओं के लिए, और जितने भी मेरे भाई बहन लोग मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे ये मौका दिया और मेरी बातों को सुने। और आपको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने अपने मंच के जरिए मुझे अपनी बातों को रखने का एक मौका प्रदान किया। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया जी। धन्यवाद सर जी। सर जी, क्या एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे पूछ सकता हूँ? एक लास्ट क्वेश्चन। हाँ सर जी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, एक आखिरी क्वेश्चन कि यहाँ पे महाराष्ट्र में सह्याद्री में 42 गांवों को इको सेंसिटिव जोन के अंदर डिक्लेयर किया गया है। तो ये इको सेंसिटिव जोन के अंदर डिक्लेयर करना आदिवासी गांवों को, वहाँ पे 5वीं अनुसूची अगर लागू होती है तो किस तरह से देखते हैं आप इसको? क्या ये सही है? अगर 5वीं अनुसूची है तो हम 5वीं अनुसूची के अंदर पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं, तो ऐसा होते हुए भी इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करना? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि अगर वो 5वीं अनुसूची आ रहा है तो वहां पर पी पेसा कानून भी आ रहा है, और अगर वो कानून आ रहा है तो ग्राम सभा भी आ रहा है। और अगर ग्राम सभा के बिना परमिशन के इकोसिस्टम डिक्लेयर किया जा रहा है तो ये संविधान की अवहेलना है, और ये ग्राम सभा के जो उनको हक दिया गया, अधिकार दिया गया पीपेसा के तहत में, उसकी अवहेलना हो रही है। तो और यूनाइटेड नेशन भी, संयुक्त राष्ट्र भी FPIC, फ्री प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट की बात करता है, जिसके तहत में कुछ भी कार्य करने से पहले, आदिवासी क्षेत्र में कुछ भी कार्य करने से पहले आपको उनसे परमिशन लेना होता है, उनसे कंसेंट लेना होता है फ्रीली। और जब तक के लिए आदिवासी फ्री होकर के अपना कंसेंट या अपना जो परमिशन उसको नहीं देते हैं, तब तक ले वहां पर कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। तो ये जो इको पार्क है या रिजर्व जोन है, रिजर्व फॉरेस्ट है, बहुत सारी इकोलॉजी को लेकर के सेव करने की बात कर रहे हैं। मैं आपके सामने बस इतना ही रखूंगा कि आदिवासी से बेहतर इकोलॉजी को या पर्यावरण को रक्षा करने वाला कोई नहीं है। दूसरी चीज, दुनिया हमसे सीख रही है कि हमें पर्यावरण कैसे बचाना चाहिए। तो मैं तो ये कहता हूं कि अगर आप उस चीज को डिक्लेयर करने की कोशिश कर रहे हो तो इसको ट्राइबल इको जोन डिक्लेयर कर दीजिए। इसमें क्या होगा कि ट्राइबल लोग भी रहेंगे और ट्राइबल वहां के लोग अपने इकोलॉजी को संभाल करके लेते हुए चलेंगे, और ग्राम सभा से परमिशन लेकर के चलिए, चीजें अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगी। आप भी खुश अपने नाम को लेकर के, आदिवासी भी खुश अपने हक को लेकर के, ग्राम सभा भी खुश अपने अधिकार को लेकर के। सिंपल सी बात है, यही मुझे पता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। एक चैट बॉक्स पे एक क्वेश्चन हमारे मानव ने पूछा था, इसीलिए आपको एक क्वेश्चन फिर से पूछना पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। बहुत अच्छी तरीके से आपने जो CAA NRC ये जो है अपने लोगों के सामने रखा, और इस चीज़ को समझना होगा कि जो शहर में रहने वाले आदिवासी है उन्होंने भी अपने गाँव के बारे में सोचना चाहिए कि जैसे गाँव के आदिवासियों के साथ साथ शहरी आदिवासियों को भी काफ़ी आगे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जो आपने आज इन्फॉर्मेशन दी, मार्गदर्शन किया, काफ़ी जानकारी आपने दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो दर्शक जुड़े रहे, जो बांधव जो समाज के प्रश्न के प्रति संवेदन थे और जिन्होंने आज का जो प्रोग्राम देखा, उनको भी मैं धन्यवाद कहता हूँ। ऐसे अलग अलग विषय के ऊपर हम लोग चर्चा करते रहेंगे, आगे भी मिलेंगे। जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर जी। धन्यवाद। जय आदिवासी, जय बिरसा, जय राम। जय आदिवासी, धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। जय बिरसा, जय आदिवासी, धन्यवाद।